नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सिद्धार्थ काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये फुल लेंथ प्रीलिम्स का सिलेबस है जिसमें मैंने छोटे से छोटे टॉपिक्स को कवर किया है। ये वीडियो करने के बाद मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको प्रीलिम्स सिलेबस के लिए किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। द प्रीलिम सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सबसे पहले ये याद रखिए, बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट को पता होगा कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है आपका जनरल स्टडीज़ और दूसरा क्या है आपका सीसैट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बेसिक सिलेबस है जिसका एक बहुत छोटा सा रेफरेंस है जो आपके यूपीएससी के सिलेबस या नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। करंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसीज, पंचायती राज, राइट इशूज एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव और जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एज वेल एज जनरल साइंस। तो ये सारी चीज़ें सॉरी ये सारी चीज़ें क्या है हमारे सिलेबस में है। बहुत छोटे पैमाने पे प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं आगे के स्लाइड्स में। ये देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर नजर डालें। तो हिस्ट्री सिलेबस जो हमारा प्रीलिम्स के लिए है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या हम कह सकते हैं बेसिकली मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर। यानी यहाँ पे आपका 4 हिस्सा में देखने को मिला जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर देखने को मिला। यहाँ देख सकते हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये इंडिया है, आर्ट एंड कल्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ना आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं एंशिएंट इंडिया की। तो एंशिएंट इंडिया में जो जो सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जो जो सब टॉपिक्स हमें यहाँ पढ़ना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के अंदर आप देखेंगे तो स्वतंत्रिका, समित्या, सबसेक्ट, हिनया स्कूल, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कैसे कैसे एम्परर थे, क्या क्या था मौर्यन एम्पायर में, क्या पॉलिसीज़ थी उनकी, किस तरीके के वॉर टैक्टिक्स थे, अलग अलग राजाओं के बारे में मौर्यन डायनेस्टी के पढ़ेंगे जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक द ग्रेट, रिंग एक्सेट्रा। आगे देखेंगे तो मौर्यस के बाद एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ तो हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन इंडिया में क्या हुआ, जिसमें सातवाहन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सकास के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और फिर संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिवल इंडिया जो है वो भी काफ़ी सारे सब टॉपिक में डिवाइडेड है, जैसे भक्ति और सूफी मूवमेंट, प्रतिहार्स कौन थे, पालास कौन थे, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इंडियन फ्यूडलिज्म, चोलास। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फ्यूडलिज्म, चोलास, अर्ली मुस्लिम इन्वेडर जिसमें महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद घोरी, द दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी एक्सेट्रा। बैटल ऑफ पानीपत के बारे में देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा पानीपत का युद्ध। अकबर के रूल के बारे में देखेंगे, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी। जहांगीर का रूल देखेंगे, इस तरह औरंगजेब को देखेंगे। शिवाजी के बारे में जानेंगे, मराठा एम्पायर के बारे में यानी पढ़ेंगे। पेशवास के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर में से एक था, कृष्णदेव राय का यहाँ रूल चल रहा था। इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मेडिवल इंडिया से हम शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, मॉडर्न इंडिया पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुर्तगीज़ का आगमन, पुर्तगीज़ इन इंडिया, फिर डच का आगमन, फिर डेन्स और फिर अंत में इंग्लिश। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पूरा ब्रिटिशर्स और ये पूरा रूल के बारे में यहाँ पे दिखाता है। वैसे ये पूरे के पूरे दिखाता है, लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लिश वालों का ज़्यादा वो होता है। फ्रेंच कार्नाटिक्स वॉर देखेंगे, एंग्लो मराठा वॉर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स डलहौजी द्वारा दिया हुआ, चार्टर एक्ट्स क्या क्या थे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम देखेंगे, रोटवारी सिस्टम, मलबारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट क्या थे। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सब लोग सुना होगा इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857, क्या हुआ चेंज। मॉनफोर्ट रिफॉर्म क्या थे 1990 के। इसके अलावा ओरिएंटिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी देखेंगे, वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर्स एजुकेशन कमीशन 1882 टू 1883, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन को जहाँ कमीशंस हैं 1970 टू 1990, हर्टॉक कमिटी 1929, वर्दगा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, पीजेंट मूवमेंट क्या थे
अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखेंगे, द मॉडरेट कांग्रेस 1885 टू 1905, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है 1905 से लेकर 1920, डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या अंतर है, तो मॉडरेट्स होते थे वो बहुत ही शांति वाली चीज़ों को अपनाते थे, खतरत लेके काम चलाते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो क्या करते थे, बेसिकली ये लड़ाई झगड़े में ज़्यादा यकीन करते थे। मतलब ये आज़ादी रहने के अलग अलग तरीके थे। मॉडरेट्स थे वो चिट्ठी चिट्ठी लिख के अंग्रेज सरकार से अपीलें कर करके आज़ादी मांगने की कोशिश करते थे, धीरे धीरे अपने राइट्स को बढ़वाने की कोशिश करते थे। एक्सट्रीमिस्ट दूसरा रास्ता अपनाते थे, वो वॉयलेंस का रास्ता अपनाते थे। बेसिकली ये कह सकते हैं ये वॉयलेंस जो था ये जस्टिफाइड भी था क्योंकि अपने देश की आज़ादी के लिए हो रहा था। खैर आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में बंगाल का पार्टीशन 1905, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग 1906, सूरत सेशन 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉन्टेमिल्लो रिफॉर्म एक्ट 1909, गदर पार्टी 1913, कोमातगाता मारू इंसिडेंट 1940, लखनऊ पैक्ट 1960, होम रूल मूवमेंट 1950 से 1960, अगस्त डिक्लेरेशन 1970, चंपारण का सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेदा सत्याग्रह 1918, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई। अब आगे मॉडर्न इंडिया के अंदर आप देखेंगे खिलाफत मूवमेंट देखने को आपको मिल जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलेगा, बरदौली रिजोल्यूशन, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, स्वराज पार्टी एंड इट्स एवोल्यूशन, मुदिबिन कमेटी 1924, साइमन कमीशन बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने सुना होगा 1927, बरदौली सत्याग्रह 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, लाहौर सेशन 1929, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1931, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, कराची सेशन ऑफ 1931, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के अंदर है। आगे देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकंड फेज, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 में हुआ। कम्युनल अवार्ड पढ़ेंगे किस तरीके से ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड की चाल थी। पूना पैक्ट 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर 1940, डिमांड ऑफ पाकिस्तान 1942, क्रिप्स मिशन फिर आया 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, INA ट्रायल्स, राजा गोपालचारी फॉर्मूला 1945, देसाई लियाकत पैक्ट, कैबिनेट मिशन और वेलवेल्स प्लान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आगे देखते हैं। बस मॉडर्न इंडिया खत्म होने वाला है दोस्तों, ये रहा फाइनल कुछ स्टेजेस। माउंटबेटन प्लान देखेंगे जून 1947 का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे 1947 का, गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद मॉडर्न इंडिया के अंदर हम लोग को देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, कुछ पर्सनालिटीज़ के मैंने यहाँ पे आपको इमेज प्रोवाइड कर दिए। नाम पढ़ लेते हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना है, इनका काम क्या था, इन्होंने किस तरीके से आज़ादी में अपना योगदान दिया। कुछ नाम जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, एनी बेसंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और राजा राममोहन रॉय, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। आर्ट एंड कल्चर का भी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, ये सबके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा हो रहा था, गुप्ता पीरियड में कैसा था, मौर्यन पीरियड में कैसा था, कैसे कॉइन्स थी, ये सारी चीज़ें। हड़प्पन आर्ट देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मौर्यन आर्ट देखेंगे, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट, साउथ इंडियन आर्ट, मुगल आर्ट, सब सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना है। इंडियन पेंटिंग्स में बोधिस्तवा पेंटिंग, पद्म पानी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस फॉर्म, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंडियन थिएटर फॉर्म्स, इंडियन लिटरेचर, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट ऑफ टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस पे। यहाँ पे हमारा जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा ये क्या था, हिस्ट्री का सिलेबस का हिस्सा था। अब प्रीलिम ज्योग्राफी का सिलेबस पहले बोलता क्या है, फिर आपके NCERT के सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। क्या होती है ये सारी चीज़ें, कैसे क्या हम लोग को पढ़ना है, ये आगे के स्लाइड्स में आपको दिख जाएगा। बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन मतलब भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूभाग के बारे में या भारतीय चीज़ों भूभाग चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहले बेसिक्स ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, लोकेशन क्या है इंडिया की, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, टाइम जोन्स क्या है, ETC टाइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंडिया के नेबर्स कौन कौन है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स क्या हैं, स्टेट और उनकी पोजीशन क्या क्या है, और हमारे कौन कौन से स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ हम लोग फिजिकल फीचर देखेंगे। तो फिजिकल फीचर में हम क्या पढ़ेंगे, हिमालयास पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, सॉइल बायोडाइवर्सिटी, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, मेजर पासेस, लेहतांग पास, रोहतांग पास, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेजर पासेस सिग्निफिकेंस क्या है इनका, कैसे ये पासेस बनते हैं, क्यों होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट,
वेजिटेशन, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस। पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में देखेंगे किस तरह से जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ इनका, सेंट्रल हाईलैंड्स को देखेंगे, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है, हॉट डेजर्ट भी है। इंडिया हर एक तरीके के क्लाइमेट को होल्ड करने में सक्षम है। आगे देखिए कुछ रिवर सिस्टम के बारे में भी देख लेंगे यहाँ इंडियन ज्योग्राफी के, हिमालयन रिवर्स, पेनिसुलर रिवर, रिवर बेसिन्स क्या क्या है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग क्या है वहाँ पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से लगे हैं, मेजर डैम्स हमारे पास कौन कौन सी है, वेस्ट में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, ईस्ट में कौन कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, कौन सी रिवर किससे इंटरलिंक हो रही है, जैसे इंडस से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं या क्या वो किसी और रिवर से लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद 4 टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में हम मानसून के बारे में जानेंगे, ड्राइविंग मैकेनिज्म, एल लीनो, ला लीना, ये सब क्या होता है, सीजन्स के बारे में जानेंगे, साइक्लोन्स बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा पूरे चांस है। मिनरल एंड इंडस्ट्री, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड लोकेशन, किस कौन कौन से मिनरल्स और इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ सेटअप है, कौन सा मिनरल कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है, उसके लोकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें टॉपिक नंबर 5 में इंडियन ज्योग्राफी के। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 6 एग्रीकल्चर, जिसमें लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, सॉइल और क्रॉप के बारे में बताइए, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म, एनिमल हस्बेंड्री और गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें अच्छे एक्सटेंड पे पढ़ना पड़ेगा। आगे 7वां हिस्सा हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन और फौना दिख रहा होगा, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है, कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम होती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क एक्सेट्रा, रेड लिस्टेड स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एनवायरमेंट में भी हम ये सारे टॉपिक्स अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक बार है। आगे आइए सब टॉपिक्स में इंडियन ज्योग्राफी का 8वां हिस्सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, भैया हाईवे कहाँ है, इनलैंड वाटरवेज कहाँ है, पावर और एनर्जी सेक्टर देखेंगे, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एनर्जी कैसे बचाया जाए यानी एनर्जी कंजर्वेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ नहीं, डेमोग्राफिक्स देखना है और राइट सेंसस को पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर नेचुरल रीजन्स कौन कौन से हैं, रीजनल ज्योग्राफी देखेंगे डेवलप्ड कंट्री की, फिर रीजनल ज्योग्राफी देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज के मतलब जो डेवलप हो चुके हैं उनकी क्या ज्योग्राफिकल पैटर्न्स है और जो डेवलप हो रहे हैं उनके क्या पैटर्न्स है। और रीजनल ज्योग्राफी साउथ एशिया का तो हमें देखना ही देखना है, क्योंकि साउथ एशिया में काफ़ी सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज आते हैं और हम खुद साउथ एशिया का एक पार्ट है। आगे आते हैं अब फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमाटोलॉजी, ओशियोनोग्राफिक, बायोजियोग्राफी, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे डिटेल में वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये अर्थ आया कैसे, इंटीरियर अर्थ के अंदर है क्या, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंटस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोल्डिंग, फॉल्टिंग ये क्या होता है ये देखेंगे। वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ 2 बार ये टॉपिक लिखा गया, कोई बात नहीं। वेदरिंग देखेंगे, लैंड फॉर्म देखेंगे भाई, एलुवियल, एरोलियन, फ्लूवियल, एयोलियन एंड ग्लेशियल एक्शन से बनते हुए। आगे आइए क्लाइमेटोलॉजी की बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, विंड सिस्टम पढ़ेंगे, क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखेंगे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन देखेंगे, मेजर क्लाइमेट के टाइप्स भी देखेंगे यानी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, विंड का सिस्टम, प्रेशर बेल्ट किस तरीके से प्रेशर बेल्ट से विंड जनरेट होती है, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या क्या है, ये सारा चीज़ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ओशियोनोग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। ओशन रिलीफ क्या होता है, ओशन का टेम्परेचर सैलिनिटी कैसे बना, क्या हुआ, ओशन डिपॉजिट्स यानी क्या क्या मिलेगा आपको ओशन के अंदर, ओशन क्या क्या अपने साथ लेके जाता है, ओशन करंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, एल नीनो, ला नीना, फिर दोबारा आ गया, वेव और टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सारी वाटर से रिलेटेड चीज़ें किसके अंदर आ रही है, ओशियोनोग्राफी के अंदर आ रही है। बायोजियोग्राफी की बात कर लेते हैं। सॉइल, ओरिजिन ऑफ टाइप, क्या है सॉइल है, किसने कैसे उसका ओरिजिन हुआ, क्या क्या सॉइल के प्रकार हैं, मेजर बायोम्स ऑफ अर्थ क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आगे देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, मैन और इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म पहले देख लेंगे, फिर पॉपुलेशन क्या होते हैं, ट्राइब्स, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, टर्शरी एक्टिविटीज, सिर्फ ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट से कैसा लिंक है। सेटलमेंट क्या क्या है, ह्यूमन ने कैसे सेटलमेंट किया, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ उसका, टाउन्स में, मिलियन सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में, ये सारी चीज़ों में कैसे ह्यूमन ने तरक्की की, कैसे नेचर को यूज़ किया, कैसे ह्यूमन नेचर के साथ आके जुड़ के काम कर रहा है या कैसे उसको डिस्ट्रॉय करी, ये सारा चीज़ हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी सिलेबस के बारे में। तो पॉलिटी सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम,
पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट एंड इशूज। तो देखिए छोटा सा सिलेबस आपके नोटिफिकेशन या प्रीलिम्स के सिलेबस में तो दिया हुआ है, लेकिन इतना छोटा है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। चलिए, तो जैसा आप ये देख सकते हैं कि हमारे प्रीलिम सिलेबस में सबसे पहले पॉलिटी के, तो सबसे पहले हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। भाई फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल, होता क्या है प्रियम्बल। 42nd अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भाई स्वर्ण सिंह कमेटी, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो ये 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, वो इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम का पॉलिटी में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम देखेंगे बेसिक आइडिया सभी आर्टिकल्स का, बेसिक आइडिया है, डिटेल आइडिया नहीं जानना आपको। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ड्राफ्टिंग कमेटी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। सैलिएंट फीचर्स देखेंगे, यूनियन और टेरिटरी देखेंगे, बेसिक आइडिया अबाउट आर्टिकल 1 to 4, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट कमीशन को पढ़ेंगे, फेडरल नेचर देखेंगे, रिसेंट इशू क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। सिटीजनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे बिल्कुल, आर्टिकल 5 to 11, PIO, NRI, OCI क्या होते हैं ये, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऑफशोर। भाई इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रिविलेजेस अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन, फॉरेनर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016, न्यू पॉलिसी स्कीम, रिसेंट चेंजेस इन वोटिंग, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक आइडिया देखेंगे 12 से 35 आर्टिकल, थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 14 to 30 एंड आर्टिकल 32, राइट एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन, यानी ऐसे राइट्स देखेंगे जो सिर्फ इंडियन के सिटीजन को मिला है, और ऐसे राइट्स देखेंगे जो इंडिया और फॉरेन दोनों के सिटीजन को मिला है। सिंपल भाषा में कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ हमें मिले हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें भी मिलते हैं और फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, तो उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स, रिट्स वैसे सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, क्या होते हैं जैसे मैंडेमस, ये सारी चीज़ें, मैंडेमस हो गया आपका, क्यू वारंटो हो गया, सर्टोराई हो गया, ये सारे आपके अलग अलग रिट्स होते हैं। इन्फोर्समेंट एंड एक्सेप्शनल केसेस रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE एंड रिसेंट इशू रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, यानी RTE यानी राइट टू एजुकेशन एंड इशूज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। इसके बाद आगे देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस और क्रिटिसिज्म थे, इन्फोर्समेंट है कैसे फंडामेंटल ड्यूटी का, और रिसेंट इशू भी देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया अबाउट आर्टिकल एंड आर्टिकल 36 to 51 और आर्टिकल 368, सोर्सेज और की फीचर देखेंगे, DPSP का क्लासिफिकेशन क्या होता है DPSP का देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, केशवानंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनेरा मिल केस, गोलकनाथ केस, मेनका गांधी केस, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे, 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, 97th अमेंडमेंट है, ये सारे अलग अलग अमेंडमेंट्स के बारे में भी देखते हैं, देखना है आपको। उसके अलावा फिर यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं, भाई क्या क्या आएगा यूनियन में। तो हमें आर्टिकल 52 से 73 का बेसिक आइडिया लेना है, इलेक्शन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है इलेक्शन में आपको खड़ा होना है, कैसे खड़े होंगे, फंक्शन और पावर देखेंगे हम किसका किसका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर्स, अलग अलग पावर्स है। रिजाइनेशन और इम्पीचमेंट किसी का भी कैसे किया जाए ये देखेंगे यूनियन में। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलेशनशिप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिक आइडिया दिया हुआ 74 से 75 देखेंगे, पावर और फंक्शन देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रिजाइनेशन और रिमूवल कैसे होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसके आगे पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे तो क्या होता है, बेसिक आइडिया लेंगे आर्टिकल से रिलेटेड। फिर देखेंगे रोल और फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट का, सेशंस मोशन देखें, सेशंस देखेंगे पार्लियामेंट में कैसे होते हैं, मोशंस क्या क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जैसे समनिंग कैसे बुलाया जाए, प्रोरोगेशन, जॉइंट सिटिंग, ये सब क्या होते हैं, कैसे रोका जाए, जॉइंट सिटिंग क्या होती है, सब देखेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडर्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को देखेंगे जैसे क्वेश्चन आवर, 0 आवर, एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेट्रा। राज्यसभा लोकसभा के बारे में देखेंगे, स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की, एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, बिल और लॉ मेकिंग द प्रोसीजर, बजट, फंड, समरी, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद जुडिशरी में देखेंगे तो बेसिक आइडिया आर्टिकल लेंगे भैया जुडिशरी होता क्या है, फिर पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट, रिमूवल प्रोसीजर, रीसेंट कंट्रोवर्सी, वर्डिक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या वर्डिक्ट्स हुए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
फिर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे भाई गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, रिमूव कर सकते हैं, उसके स्पेशल पावर्स क्या है गवर्नर के। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, हर तरीके का, और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, हर तरीके के पावर को देखेंगे। यही नहीं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी हम देखेंगे। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है वो देखेंगे, बहुत पावरफुल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जितना नहीं लेकिन होता तो है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर कंपेयर टू द पार्लियामेंट, हम कंपेयर करके देखेंगे भैया स्टेट के लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट से, कंपोजिशन, पावर, फंक्शन के बेसिस पे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है ये देखेंगे। क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी देखेंगे। आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ यूटी, ये सारी चीज़ें आगे। यूनियन टेरिटरीज में कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज, यानी बेसिक आइडिया लेंगे 5th और 6th शेड्यूल के बारे में। रिसेंट इश्यूज देखेंगे भाई स्पेशल एरियाज में, स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या थे। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर बात करेंगे। अब हम लोग फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर के बारे में डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का। फिर कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे, यानी नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। इसके अलावा देखेंगे तो प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी है। 44th अमेंडमेंट देखेंगे। इफेक्ट ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट क्या करता है भैया इमरजेंसी के टाइम में। फिर स्टेट फंडामेंटल राइट, लोकसभा राज्यसभा देखेंगे क्या होता है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके पास रहते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लिए जाते हैं इमरजेंसी में, किस तरीके से इमरजेंसी को रिवोक किया जाए, ये भी देखेंगे। आगे देखते हैं स्टेट सेंटर और इंटर स्टेट रिलेशंस भी पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक आइडिया लेंगे आर्टिकल 262 से 263। कंपोजिशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे किसका, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल का। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को पढ़ेंगे। रीसेंट डिस्प्यूट देखेंगे भैया स्टेट्स में क्या क्या डिस्प्यूट हो रहे थे, कंट्रोवर्सीज क्या क्या चल रही थी। न्यू पॉलिसीज और स्कीम को भी एक बार नज़र हम घुमा लेंगे। आगे देखेंगे तो आपको सिलेबस में दिखेगा इसके पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, जिसमें इलेक्शन, ऑडिटिंग पावर्स, अथॉरिटी ऑफ पंचायत, ये सारी कैसे। फिर 3 टायर स्ट्रक्चर देखेंगे हम आपका पंचायती राज में या गवर्नमेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या था ये देखेंगे, ये जानेंगे। रिलेशन विद फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ये देखेंगे। स्कीम क्या क्या इंट्रोड्यूस हुई इसके लिए ये देखेंगे। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, और मेनली रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ बात की जाएगी। आगे बात की जाएगी, मतलब आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएसपी। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, कंपोजिशन, पावर, फंक्शन, रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर कुछ नॉन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है वैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी होती हैं, तो कुछ हमें बेसिक आइडिया लेना है कंपोजिशन फंक्शन का, इनके। वर्किंग ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कौन कौन है ये, तो एक आपके सामने कुछ नाम है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक्सेट्रा, ये सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे कि भैया क्या होते हैं ये। बेसिक आइडिया अबाउट आर्टिकल 323A एंड ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323B। रीसेंट कंट्रोवर्शियल इशू देखेंगे ट्रिब्यूनल्स का, बेस डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स एंड इंपॉर्टेंस। फिर स्पेशल प्रोविजंस भी हमें देखना है, SC ST बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी एंड एंग्लो इंडियंस का। जो प्रिविलेजेस एंड राइट इशू है SC को, ST को, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ एंड एंग्लो इंडियन को। ऐसे भी इशूज़ देखेंगे जो वनरेबल सेक्शन जैसे वुमेन, चाइल्ड, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी और एंग्लो इंडियंस के लिए इशूज़, या क्या क्या चीज़ें या क्या क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे आप। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटी का सिलेबस खत्म हो चुका है। अब इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात कर लेंगे तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। सबसे पहले मैं आपको इंक्लूजन के बारे में कुछ बता दूं अगर आपको कन्फ्यूजन हो। इंक्लूजन का मतलब होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि कोई आप एक क्लास चल रही है, उस क्लास में आप डिजेबल्ड बच्चे को भी पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बैठने का पूरा उसकी व्यवस्था दे रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो क्या होता है, एक तरह का इंक्लूजन होता है। ठीक, मदद होती है एक तरीके से इंक्लूजन। आगे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या है इसमें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यूजेस एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ,
डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बेसिक चीज़ें जैसे HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इसके बाद आप देखेंगे एक है GEM गवर्नमेंट एट मार्केट प्राइस, GDI है जिसका मतलब है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और GII है इसका मतलब है ग्लोबल इंफॉर्मेटिव इंडेक्स, और TAI का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडेक्स। तो सारे के सारे मैंने आपको नाम भी बता दिए। फिर ग्रीन इंडेक्स क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया की रैंकिंग अलग अलग इंडाइसेस में क्या क्या है ये सब देखेंगे, मतलब इनके अंदर HPI MPI HDI PQLI GDI DAI GII में क्या क्या इंडिया की रैंकिंग है, क्या इंडिया की रैंकिंग है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको देखना है। फिर पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, क्या क्या है भैया पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, कॉज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डेप्रिवेशन, इनकम वर्सेस कैलोरीज, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाए, स्टेटस क्या है पॉवर्टी का, इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, पॉवर्टी रिसोर्स, ट्राइबल के राइट्स क्या हैं, इश्यूज, लाइवलीहुड मिशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद इंक्लूजन के बारे में देखेंगे, जैसे इंक्लूजन की डेफिनेशन क्या होती है, रेवलेंस क्या होता है, टाइप क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, रीसेंट इनिशिएटिव हमने क्या क्या लिया इंक्लूजन में ये देखेंगे। डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे, बिल्कुल सेंसस डेटा क्या होता है, पॉपुलेशन बाय जेंडर, बाय स्टेट, बाय एज ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, लिटरेसी लेवल पे क्या क्या है भाई, ट्रेंड्स देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट का, इंटर स्टेट कंपेरिजन देखेंगे, सेंसस डाटा को स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेमोग्राफिक्स के अंदर आती है। इसके अलावा आप देखेंगे फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वैसे फिजिकल पॉलिसीज होती है, जिसके अंदर हम फिजिकल पॉलिसी की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू, कैपिटल अकाउंट, टैक्स रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड बजट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सोशल इशूज़ भी पढ़ेंगे जिसमें फाइनेंसिंग, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, सैनिटेशन, भाई ड्रिंकिंग वाटर साफ पानी मिले, सोशल सिक्योरिटी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड इशूज़ एंड रीजनल कॉपरेशन के बारे में देखेंगे। फिर जनरल इशूज़ है क्या क्या आपके इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, जिसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है पता होना चाहिए, इकोसिस्टम क्या होता है और टाइप क्या होता है वो पता होना चाहिए, पॉपुलेशन की इकोलॉजी, बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी उसकी कंजर्वेशन कैसे की जाए, तो आप देखते हैं ना बायोडाइवर्सिटी जो होती है इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सारे स्पीशीज़ को बचाना हमारी मकसद है। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, पॉल्यूशन डिग्रेडेशन देखेंगे, वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, क्लाइमेट चेंज क्या है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फाइनली हम क्या पढ़ेंगे, जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते हैं लेकिन पूछते हैं कभी कभार। इसके बाद आइए फाइनली एट द एंड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्टर्निंग द रिजल्ट, अंत तक आप बने रहे। वीडियो लंबी हो चुकी है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है कंसिस्टेंसी के साथ, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी वीडियो खाली बोल के छोड़ दिया, उसको नहीं समझाया, उसके लिए मत घबराइएगा। अभी खाली सिलेबस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, जैसे जैसे हम बेसिक को कवर करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो वैसे वैसे आप चीज़ें सीखते चलेंगे, ठीक। तो ये खाली आपका था कि हाँ देखिए, जैसे UPSC का आपका सिलेबस इतनी छोटा सा पैमाने पर दिया हुआ है, तो उस छोटे से पैमाने का क्या लार्ज एक्सटेंट है, मैं बस आपको वो दिखाना चाह रहा था। तो बिलीव मी, यू आर वेल डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। चलिए फिलहाल अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।